प्लेटलेट्स। अब आइए इसके फार्मूले को देखते हैं। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। इसमें देखिए, आइए इसको समझते हैं पहले। ओ का मतलब यहां भी ओरिजिन होगा। ओरिजिन आपको बताया हूं, रेड बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट से बनती है। ए का मतलब एज होगा। एज होता है 7 to 10 डेज, 7 से 10 दिन। एन का मतलब होता है नंबर। लगभग 1.5 लाख टू 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर। 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर, यानी 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर इनकी संख्या होती है। लगभग 1.5 लाख से 4.5 लाख होती है। जब आपको डेंगू, चिकनगुनिया या जीका जैसा रोग होता है, तब इनकी संख्या फ्रीक्वेंटली डिक्रीज द नंबर ऑफ प्लेटलेट्स होती है। अब देखिए, दूसरे एन का मतलब होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लेस होती है, इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। इनका वर्क क्या है? ब्लड क्लॉटिंग। इनका वर्क है ब्लड क्लॉटिंग। अब आइए देखते हैं ब्लड क्लॉटिंग। डब्ल्यूबीसी का मेन वर्क क्या था? सोल्जर था। WBC एक्चुअली फॉर्म्ड आवर बॉडी इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग। और RBC क्या? टू सप्लाई द ऑक्सीजन। देखिए, मैं बता रहा हूं ब्लड क्लॉटिंग के बारे में। आउटसाइड बॉडी में व्हेन समबडी इंजर्ड, तो कोई व्यक्ति को चोट लग गई, हाउ ब्लड क्लॉटिंग टेक प्लेस इन देयर इंजर्ड पार्ट। चोट लग गई तो उसके चोट लगे भाग में रुधिर का थक्का कैसे जमता है? प्लेटलेट्स है। अनदर नेम ऑफ द प्लेटलेट्स, इसका जो दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स का, वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स होता है, ठीक है। अब ये थ्रोम्बोसाइट्स
एयर के कांटेक्ट में चोट लगेगी, ये थ्रोम्बोसाइट्स है आपका। व्हेन कांटेक्ट विथ एयर, एयर कांटेक्ट, व्हेन कांटेक्ट विथ एयर, कौन? थ्रोम्बोसाइट्स। जब एयर के कांटेक्ट में है तो बिकम रप्चर टू रिलीज ए स्पेशल काइंड ऑफ मटेरियल, ये फट जाएगा और इससे विशेष प्रकार का पदार्थ बाहर निकलता है जब एयर के कांटेक्ट में आता है। कौन? भाई चोट लगेगी, जैसे ये आपका हाथ पर कुछ भी है, यहाँ पे चोट लग गई तो यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो ब्लड के साथ में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सब निकल रहा है। तो जैसे ही ये जो थ्रोम्बोसाइट्स बाहर निकलेगा, ये फटेगा, रप्चर होगा एयर के कांटेक्ट में। इससे एक मटेरियल रिलीज होता है जिसको कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन कहते हैं। अब आपके जो ब्लड होता है, आपके ब्लड में जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में कई सारे मिनरल्स होते हैं और सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो ब्लड प्लाज्मा में मिनरल होता है वो कैल्शियम होता है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में। अगर कैल्शियम की बात करें तो एक समान व्यक्ति के शरीर में कुल 1 kg कैल्शियम होता है, 1 kg कैल्शियम, एंड देयर more than 90% part, near about 98 to 99%, more than 90% part present in their bones, यानी कुल कैल्शियम का लगभग 98% पार्ट उसकी हड्डियों में होता है, और जो बचा हुआ पार्ट होता है उसके ब्लड में, उसके मसल्स में। तो सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो आपके बॉडी में मिनरल होता है वो कैल्शियम होता है। आपको खाने में भी सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम चाहिए, उतनी मात्रा में आयरन नहीं चाहिए, क्योंकि हड्डी का मुख्य कंटेंट कैल्शियम होता है। ठीक है, तो आपके ब्लड के प्लाज्मा में कैल्शियम है, तो कैल्शियम भी संपर्क में रहता है इसके। जब ब्लड निकलेगा तो प्लाज्मा भी तो निकलेगा, कैल्शियम के संपर्क में आएगा। आपके शरीर में लीवर होता है, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, यकृत। और जो यकृत होता है ये विटामिन के की मदद से, विटामिन के हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन। याद होगा मैंने आपको बताया था कि आपके ब्लड प्लाज्मा में प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन होता है, ये बनता है लीवर में, और इस प्रोटीन को बनाने में मदद कौन करता है? विटामिन के मदद करता है। लेकिन ये प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन क्या होता है?
इनएक्टिव होता है। पानी ले आया करो यार समय समय पे। जब बेटा पानी के लिए बोल देना उधर। मैं समझा कि उधर का है। विटामिन के जो है ये प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन को बनने में मदद करता है। प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन असक्रिय होता है, ठीक है। तो जब आपका ब्लड बाहर निकला तो ये फट गया, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकला, ये संपर्क में आया कैल्शियम के। अब इन दोनों ने इंसिस्टेड टू प्रोथ्रम्बिन, यानी प्रेरित किया किसको? प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन को। इन दोनों ने प्रेरित किया किसको? प्रोथ्रम्बिन। तो प्रोथ्रम्बिन अभी असक्रिय है, इनएक्टिव है ये। अब ये एक्टिव हो गया, थ्रम्बिन में बदल गया। थ्रम्बिन में बदल गया। ये थ्रम्बिन में बदल गया। ये पानी भैया जरा बोल देना। ये थ्रम्बिन में बदल गया। थ्रम्बिन क्या है? सक्रिय प्रोटीन है। ये इसमें बदल गया। अब ये थ्रम्बिन क्या करेगा पता है? ये कन्वर्ट हुआ, कन्वर्टेड इन देयर एक्टिव पार्ट। अर्थात ये अपने सक्रिय रूप में बदल गया। कौन? प्रोथ्रम्बिन उसमें बदल गया। अब क्या होगा? ये जो थ्रम्बिन प्रोटीन है ये प्रेरित करेगा, प्रेरित यानी इंसिस्ट करेगा किसको? फाइब्रिनोजन को। याद होगा मैंने जब प्लाज्मा पढ़ाया था तो बताया था उसमें एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी होता है। अब ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन को क्या करेंगे? इंसिस्टेड टू फाइब्रिनोजन टू कन्वर्ट इन फाइब्रिन। अब जब ये इंसिस्ट करेगा तो फाइब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फाइब्रिन। फाइब्रिन मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लाइक दिस। अब जैसे ये चोट लगी है, यहाँ पे देखिए ऐसे बन गया, जाल बन गया। किसका? फाइब्रिन का। और इसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आके फंस गई तो ये क्या हो गया? ब्लड क्लॉट हो गया। ब्लड क्लॉट हो गया। हाँ बोलो। ये फाइब्रिनोजन कैसे बना? ये आपके ब्लड प्लाज्मा में होता, कल मैंने पढ़ाया था। अब हर चीज कैसे बनी उस पर बिल्कुल ना जाए। हर चीज कैसे बनी उस पर ना जाए, फिर वो बायोकेमिस्ट्री में बहुत कुछ हो जाएगा। ये कंबाइन नहीं हो रहा है। थ्रम्बीन इसको इंसिस्ट कर रहा है। किसको? फाइब्रिनोजन को इंसिस्ट कर रहा है टू कन्वर्ट इन फाइब्रिन। फाइब्रिन मीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जाल बन गया, उसी में आरबीसी डब्ल्यूबीसी आके फंस गई।
हो गया ब्लड क्लॉट। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, यहां से क्वेश्चन कैसे आता है, अब ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन सा पार्ट मदद करता है। नंबर 1 प्लेटलेट्स मदद करता है। नंबर 2 कैल्शियम मदद करता है। नंबर 3 में क्या मदद करता है, विटामिन के। अब इसको समझिएगा, ये तीनों ब्लड क्लॉटिंग में आपके मदद करते हैं। अब अगर आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए, यदि आपके ब्लड में कैल्शियम की कमी हो जाए तो क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। प्लेटलेट्स का नंबर कम हो जाए तब भी नहीं होगी। विटामिन के की कमी हो जाए तो भी नहीं हो। अच्छा, एक रोग का नाम सुना होगा आपने, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक रोग होता है। आप में से जो साइंस वाले होंगे, आई थिंक मैक्सिमम को पता होगा कि एक रोग होता है हीमोफीलिया, उसमें भी ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है। उसका इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अब आप कहें कैसे हीमोफीलिया में भी रुधिर का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से भी रुधिर का थक्का नहीं जमता। अब इसको ऐसे समझिए, लीवर है जो विटामिन के की मदद से प्रोथ्रम्बिन बना रहा है। लीवर क्या है, सेल से बना है, कोशिकाओं से बना है। विटामिन के की मदद से प्रोथ्रम्बिन बना रहा है। अब एक एग्जाम्पल समझिए तो और अच्छे समझ में आए। मान लीजिए एक मशीन है, मशीन बहुत सारे पुर्जों से मिलकर बनी होती है, पुर्जे होंगे, और मशीन को स्मूथली चलाने के लिए, वेरी स्मूथली, कि मशीन स्मूथली रनिंग करे, उसके लिए उसमें लुब्रिकेंट का यूज़ किया जाता है, मोबिल वगैरह, तो बड़ी स्मूथली वो मशीन चलती है। और मान लीजिए मशीन में लुब्रिकेंट की कमी हो जाए तो मशीन ठीक से नहीं चलती, लुब्रिकेंट डालेंगे चलने लगेगी। लगभग लगभग थोड़ा बहुत यही काम विटामिन के करता है। अब मशीन का कोई पुर्जा खराब हो जाए तो क्या मोबिल डालेंगे तो वो मशीन चलेगी? अगर कोई पुर्जा खराब हो गया फिर मोबिल डाल रहे हैं तो चलेगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। तो हीमोफीलिया में यही हो रहा है, उस मशीन के अंदर का पुर्जा अर्थात सेल के अंदर का जीन, सेल के अंदर का कोई डीएनए जीन वो डिफेक्टेड हो गया। अब लाख विटामिन के की सप्लाई करें, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा, उससे इस्नोफीलिया का सॉरी वो हीमोफीलिया कहेंगे। तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिजीज है, मैं लिख देता हूँ। अभी ये हीमोफीलिया क्या है, आनुवांशिकी रोग क्या है, थोड़ा वेट करिए, आगे पढ़ाऊंगा। हीमोफीलिया ठीक, ये जो है आपका
जेनेटिक डिजीज है। दोनों में अंतर स्पष्ट हुआ। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जमता, सही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया हो गया। हाँ, हीमोफीलिया में भी रुधिर का थक्का नहीं जमता, विटामिन के की कमी से भी रुधिर का थक्का नहीं जमता। दोनों का कारण अलग अलग है। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं जम रहा है क्योंकि सेल को लुब्रिकेंट, मशीन को लुब्रिकेंट नहीं मिल रहा है। विटामिन के खाना शुरू करेंगे, रुधिर का थक्का जमना शुरू हो जाएगा। और हीमोफीलिया में क्या हो रहा है? पुर्जा खराब हो गया है। ये बात याद रहेगी। हाँ, केवल आपको समझने के लिए ये सारे एग्जाम्पल देता हूँ। ये सब एग्जाम्पल गूगल बाबा में नहीं मिलेगा। उसको जब पढ़ेंगे तो समझे में नहीं आएगा। अभी आप ब्लड क्लॉटिंग वाला टॉपिक खोल के देख लीजिएगा। ब्लड क्लॉटिंग डालिएगा तो फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3 खोल के देखिएगा ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है। नेट पे जाइएगा, ब्लड क्लॉटिंग का टॉपिक डाल करके देखिएगा क्या खुलता है। फैक्टर 1, फैक्टर 2, ये वो खूब लंबा चौड़ा निकलेगा। जब उसको देखेंगे तो चुपचाप उसको बंद कर देंगे, कहेंगे हमारा बूता नहीं है। हमने उसमें से मोर देन 75% पार्ट को रिमूव कर दिया है। वो उनके लिए है जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी नहीं समझ में आता है। जो बायोकेमिस्ट्री वाले हैं, एमएससी कर रहे हैं या एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके लिए। नीट की तैयारी करने वाले तो बच्चे होते हैं, इंटर करके तैयारी कर रहे हैं, वो तो एनसीईआरटी के अलावा कुछ देखते नहीं। 12th की जो एनसीईआरटी है, जो भी कोचिंगें हैं, वो 12th की एनसीईआरटी ही पढ़ाती है, उसके आगे पीछे नहीं पढ़ाती है। जबकि उसके आगे से भी प्रश्न आता है। अब आप जब यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो नीट से शुरू होना है, नीट पे ख़त्म नहीं होना, और आगे भी जाना है, अप्लाइड चीज़ों को समझना है। तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सब कंप्लीट हो गया। अब कल के क्लास में ब्लड बैंक बता देता हूँ। कल ब्लड बैंक, ब्लू बेबी सिंड्रोम आदि को पढ़ेंगे।